Hello students, welcome to the class of Niranjan Physics, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Now in this lecture, we will discuss Coulomb's law in vector form and principle of superposition of Coulomb's law. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में आपने Coulomb's law के विषय में पढ़े कि Coulomb's law दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यदि आपने यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स की बात हो रही है, तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसके वेक्टर फॉर्म का होना जरूरी। इसमें एक तो कूलम्स लॉ आपको हेल्प करेगी और वेक्टर के कुछ आपके जो लॉ है वो आपको हेल्प करेगा। इस तरह से आपका कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा। तो डरने वाली बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप थोड़ा सा आपने 11th में जो पढ़े होंगे वेक्टर के कॉन्सेप्ट यूज करिए, कूलम्स लॉ यूज करिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और ये बोर्ड में आती रहती है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी भी है। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लो दो पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे देख लेते हैं। एक पॉइंट चार्ज है Q1, इससे r डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। क्लियर है? तो दोनों सेम नेचर का है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। इस तरह से इसके कारण इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, इसका नाम आपने 2-1 रख लोगे, और इसके कारण इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इसका नाम आपने 1-2 रख लोगे, इस तरह से। क्लियर है? अब जब आपने वेक्टर फॉर्म सजा रहे हो तो आपके पास एक फ्रेम होना चाहिए। तो हम ले लेते एक फ्रेम है, मान लो ये, ठीक है, मान लेते ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। एक्चुअल में जेड एक्सिस ऐसे होता है, तो बोर्ड पे आप तो दिखा नहीं सकते हो, तो इसलिए हम लोग ऐसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका पहला चार्ज पार्टिकल Q1 है, इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, इसको आपने R1 वेक्टर रखोगे नाम। ठीक है, और ये जो सेकेंड Q2 चार्ज पार्टिकल है, इसका आपने पोजीशन वेक्टर ले लेते हो, और इसका नाम आपने रखते हो R2 वेक्टर। क्लियर है? कोई डरने वाली बात नहीं है, आप एक मिलान से आप इसको देखोगे, क्लियर हो जाएगा सारा चीज। अब देखो, जैसे हम लोग इससे इधर की तरफ चले, तो इसका वेक्टर फॉर्म में यदि लिखना होगा तो आप इसको ऐसे लिखे R1-2 वेक्टर। क्लियर है? और यदि आपने इधर से इधर की तरफ आओगे तो उसको आपने नाम दोगे R21 वेक्टर। क्लियर है? समझ रहे हो? ये दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है वो 0,0,0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने जैसे कि R12 वेक्टर और R21 वेक्टर निकालना चाहोगे तो ट्रायंगल लॉ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ में क्या कहा जाता है, यदि दो वेक्टर ऑर्डर में हो और तीसरा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में हो, तो जो अपोजिट ऑर्डर में होता है वो रिजल्टेंट कहलाता है। जैसे हम लोग ऐसे चले, R1 टेल हेड, ये R12 टेल हेड, मतलब दोनों क्या है आपका ऑर्डर में, और ये अपोजिट ऑर्डर में, ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। इस तरह से आपने यहाँ पे देखोगे R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, सॉरी 1-2 वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा R2 वेक्टर। ये रिजल्टेंट हो गया, ऐसे चले तो। क्लियर है कि नहीं? यहां से आपने R12 वेक्टर, इसको इधर भेजोगे तो माइनस आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर है? ये वेक्टर फॉर्म में आपको मिला। इसीलिए आप इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, सॉरी यूनिट वेक्टर का सिंबल ये होगा कैप लगा के। तो ये इसका फॉर्मूला आपने पढ़े होगे, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होता है यहाँ वही वेक्टर होगा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड होगा, सॉरी 1-2 है तो 1-2 का ही मैग्नीट्यूड होगा। अब बताइए, मैग्नीट्यूड तो इसकी लेंथ होती है, और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है आपका, देख लो ये लेंथ R है, तो इसको R12 वेक्टर को कितना लिखेंगे आप
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटे में इसकी मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा लेंथ होगा, तो ये आ जाएगा R। क्लियर है? इस तरह से आप यदि ऐसे चलेंगे अब हम लोग, ठीक है, तो ये ऐसे चले तो टेल हेड मिला R2, और इसमें चल के आते हैं तो इसमें भी टेल हेड, तो ये और ये आपका किसमें है, सेम ऑर्डर में है, और ये क्या हो जाती है, अपोजिट ऑर्डर में हो जाती है। तो यहां पे आपने सिमिलरली करके, सिमिलरली R21 वेक्टर यदि आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए, इस तरह से इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो यूनिट वेक्टर तो आप समझ रहे हो कि वही वेक्टर होगा बटे में उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी। अब देखो, इस वेक्टर की भी लेंथ यही है, मतलब जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है वो उसकी लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है, तो लेंथ R है तो R ही हो जाएगा। यहां पे R1 माइनस R2 बटे में कितना हो जाएगा, R। ये यूनिट वेक्टर में है। ठीक है, अब यदि आपने F12 को निकालना चाहोगे, देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे, यानी तो इसको इस तरह यहां से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यदि आपने F12 को एक्सप्लेन करना चाहोगे तो देखो, F12 मतलब फोर्स, ये क्या है आपका, ये है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 in the direction of unit vector R21। यूनिट वेक्टर क्यों लिया? यूनिट वेक्टर आपका डायरेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर जो यूज होता है वो डायरेक्शन के लिए। तो आप देख लीजिए, इस वेक्टर R21 का जो यूनिट वेक्टर है ये है, इसकी डायरेक्शन है कि नहीं, और इसी डायरेक्शन में तो आपका ये फोर्स लग रहा है, इसीलिए लिखे कि फोर्स ऑन Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 के कारण, इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है, तो ये वाली डायरेक्शन है, जिसकी यूनिट वेक्टर यूज करेंगे आप। देखिए यहां पे आपका जो हो जाएगा F12, ये होगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 21 यूनिट वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर जो है ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। क्लियर? अच्छा, फोर्स तो आप जान चुके हो कूलम्ब्स लॉ से, यहाँ पे F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, K Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर देख लो कितना है, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बट्टे में कितना हो जाएगा, R। चलिए इस तरह से इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर लोगे तो Q1 Q2 तो रहेगा, R स्क्वायर और R है, कितना हो जाएगा R क्यूब, और इधर कितना है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका F12। इस तरह से आपने ये वाला वेक्टर सॉल्व करोगे, ये वाला फोर सॉल्व करोगे तो F21 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R क्यूब, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर तरफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये है आपका वेक्टर फॉर्म, कोई डराने वाली बात नहीं है। आप देख लो, कूलम्ब्स लॉ और उस वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज हुआ और ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए कूलम्ब्स लॉ है, वेक्टर फॉर्म है, और एक बार फिर से देख लीजिए आप, 2 पॉइंट्स आज पार्टिकल है Q1 और Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन है R। इसकी पोजीशन वेक्टर आपका हो गया R1 और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R2। ठीक है, यदि ऐसे चलोगे तो ऐसा वेक्टर का सिंबल लोगे तो ये R12 कहलाएगा, क्योंकि 1 से 2 की तरफ जा रहा है, और इधर से इधर की तरफ चलोगे तो 21 R21 वेक्टर। ठीक है, और ट्रायंगल लॉ यूज करके आपने ये सब सारा फार्मूला डिराइव किया, अभी देख रहे थे, और इस तरह से आपने, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, यूनिट वेक्टर यूज किया आपने, और इस तरह से आप यूनिट वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे रखे और यूनिट वेक्टर जितना है वो रखे, तो आपका ये सॉल्व हो गया है। यही है कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? इसको एक बार आप कॉपी करें, फिर अब हम लोग आते हैं इसके एक न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छा सा न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर?
ठीक है। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपको वेक्टर फॉर्म में ही एक न्यूमेरिकल करवा लेते हैं, बहुत आसान है। दो चार्ज पार्टिकल है, ये है 2 कूलम, यहाँ पे है मान लेते हैं 3 कूलम, ठीक है। ये दोनों का बीच का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं 2 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, ये इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। चलिए, ये दिया हुआ है आपको कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, यानी कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ये एक आपका एग्जांपल है, तो कैसे आपने इसको फाइंड करोगे? कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। आपने इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें हम लोग ध्यान देते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। इसके सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं। तो देख लीजिए, इसको यदि आपने Q1 मानेगा तो सबसे पहले आपने लिखोगे गिवन क्या है, Q1 है कितना, 2 कूलम, है कि नहीं। अच्छा, इसका जो पोजीशन होगा x1 कितना दिया हुआ 1 मीटर, y1 कितना दिया हुआ है 2 मीटर, और z1 कितना है आपका 3 मीटर। चलिए ठीक है। और क्या दिया हुआ आपको Q2 कितना है, वो 3 कूलम, इसका पोजीशन हो जाएगा x2 कितना दिया हुआ है 2 मीटर, y2 कितना दिया हुआ है 3 मीटर, और z2 कितना दिया हुआ है आपका 3 मीटर। तो पहले r निकालना होगा, डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला पढ़े होंगे, जहां से हम लोग इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट कर लेंगे आपको, तो फाइंड हो जाएगा। यही है डिस्टेंस फार्मूला। तो देख लीजिए y2 कितना है आपका, सॉरी x2 है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही होगा, है कि नहीं। चलिए, इस तरह से यदि आपने इसको फाइंड करेंगे तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 रूट 2 आया। आर का वैल्यू कितना आ गया, ये किस में आएगा मीटर में, ठीक है। एक और बात क्या है आपको जो जानकारी होनी चाहिए, इसका पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे r1 वेक्टर लिखना चाहोगे, ये हो जाएगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 की, तो बताओ कितना हो जाएगा। तो ये तो 1 है, तो सीधा हो जाएगा i, ये कितना है 2j प्लस कितना हो जाएगा 3k, ठीक है। यहां पे आपने r2 वेक्टर लिखोगे, ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका 2i प्लस 3j प्लस 3k, होगा कि नहीं। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो कोई भी सा भी वेक्टर निकालना हो, जैसे f12 या f21 निकालना हो, तो चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, यदि आपने f12 निकालोगे तो फॉर्मूला क्या है, f12 का फॉर्मूला हो जाएगा k q1 q2 बटे में r3, और ये r1 माइनस या r2 माइनस r1 क्या था, r1 माइनस r2 था, क्लियर कि नहीं। चलिए, इसको वेक्टर फॉर्म में आप सॉल्व कर लेंगे। जल्दी नहीं कुछ दिया हुआ मीडियम के बारे में, तो आप उसको वैक्यूम कंसीडर करोगे, तो वैक्यूम में k का वैल्यू आपको पता है 9 × 10 टू द पावर 9 होता है, और Q1 कितना दिया हुआ है 2, Q2 कितना दिया हुआ है 3, बटे में ये कितना है √2 का क्यूब, है कि नहीं। और ये R2 माइनस R1 में इसमें से उसको, ठीक है, इसमें से वो घटाइए तो कितना आ जाएगा आपको, तो यदि आपने R1 में से R2 तो i माइनस 2i कितना हो जाएगा -i, ठीक है।
फिर 2 में से 3 को दिए कितना -j, ठीक है। फिर 3 से 3 जाएगा तो वो 0 की हो जाएगा, तो उसको लिखो चाहे नहीं लिखो, ये वाला फॉर्मूला, ये वैल्यू आ जाएगा आपको। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जो होगा वो आई माइनस को बाहर निकालना चाहेंगे तो बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे आई प्लस 0। क्लियर? तो ये वेक्टर फॉर्म में आपका आंसर आ गया। इस तरह से यदि आपने इसका रिवर्स लोगे तो ये माइनस खत्म, इसीलिए यदि आपने F21 निकालोगे तो ये कितना होता है -F12 होगा, और ये माइनस साइन खत्म, आई प्लस जे में ही रहेगा, है कि नहीं? समझ गए? तो वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे आंसर दे सकते हो। ये वेक्टर फॉर्म का एक अच्छा एग्जांपल था, अब इसको कॉपी कर लेंगे। इस तरह से आप अपने मन से बहुत सारे ऐसा डेटा लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो जो बात करेंगे वो होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ। ये क्या कहती है? इसका कहना है कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल के कारण किसी एक चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होगा वो सभी इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल के कारण लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होगा। इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल है Q, क्लियर है, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q1, इसका जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है ये R1 है, और दूसरा R1 है। दूसरा चार्ज पार्टिकल है मान लो यहाँ पे Q2, इसका जो पोजीशन है वो है R2। इस तरह से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे मान लीजिए है आपका चार्ज पार्टिकल Qn और इसका पोजीशन है Rn, ठीक है। तो ये सभी चार्ज पार्टिकल के कारण यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो निकालना है। तो ये सभी के कारण लगने वाले इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सभी का वेक्टर सम जो है वो होगा आपका नेट फोर्स, क्लियर है? जैसे मान लेते हैं इसके कारण जो फोर्स लगेगा, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसी लाइन ज्वाइनिंग में बाहर की तरफ लग जाएगा, ये हो जाएगा, इसका नाम रख लेंगे F1, ठीक है, या ऐसे लगा देंगे आप। चलिए, और इसके कारण जो फोर्स लगेगा दोनों प्लस है, तो ये इधर की इसी लाइन ज्वाइनिंग में इधर की तरफ लग जाएगा, और ये सबके कारण इसी तरह से फोर्स लगेगा, और ये Qn के कारण जो फोर्स लगेगा इसके ही लाइन ज्वाइनिंग में, इसी के लाइन ज्वाइनिंग में लगेगा, और ये हो जाएगा Fn। ये सभी वेक्टर फॉर्म ले सकते हैं आप, है कि नहीं? यदि इसके लिए आपने यूज करेंगे फॉर्मूला, कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा K Q1 एक तो Q है और ये हो जाएगा Q1 बटे में कितना है, इसके बीच का पोजीशन कितना है जो है वो आपने वेक्टर फॉर्म लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। ये R1 का Q और यहाँ पे R1 यूनिट वेक्टर हो जाएगा, होगा कि नहीं? और इसके कारण यदि आपने यहाँ पे फोर्स लिखना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा आपका K Q Q2 बटे में R2 का Q, यहाँ पे हो जाएगा R2 यूनिट वेक्टर। मान लेते हैं ये सभी का डायरेक्शन ये है कि नहीं? इस तरह से यदि आपने इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? K Q Qn, एक तो यही रहेगा और दूसरा Qn ये हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में दोनों के बीच का डिस्टेंस है Rn, तो Rn का क्यूब और यहाँ पे Rn यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस पे लगने वाला यदि आपने नेट फोर्स फाइंड करेंगे तो वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? सभी इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर सम, जैसे F1 प्लस F2 प्लस एंड सो ऑन, कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा आपका Fn। तो यही कहलाती है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ। बहुत बड़ा रॉकेट नहीं था, आपको बहुत आसानी से समझवा सकती थी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल के कारण किसी एक चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स है सभी इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम है कि नहीं? देखिए वेक्टर फॉर्म में आप लिखें और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इस पे न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, और अगला लेक्चर जो है प्योर आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे होगा बेस, तो उस लेक्चर को भी आप देखेंगे। पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आज तैयारी देते हैं।